नमस्कार, लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो पिछली वीडियो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में देखी होगी, आपने सीखा होगा। इसे आप इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि हम अगली वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से ये टेंस आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आता है। जब आप ज्योग्राफी की या साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री की या हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। क्योंकि लास्ट की वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था, जो पिछली वीडियो थी, कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ही राइट्स अ लेटर, ही गोज़ टू स्कूल, ये सारे के सारे जो सेंटेंस आपको मैंने समझाने के लिए सिंपल प्रेजेंट बताया है, तो वैसा कुछ आता नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक में कैसे आता है, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है जी। चलिए थोड़ा-सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि सिंपल प्रेज़ेंट टेंस की ही वीडियो है, उसी के बारे में आपको बताऊँगा कि ऐसे बुक्स में ये यूज़ होता है, तो थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आपका जो एस और ईएस लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, ठीक है जी? आप एस और ईएस लगाते हैं इस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, और वो लगता है ही, शी, इट के साथ। ही, शी के लिए नाम का प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना? अगर ही, शी नहीं है तो वहाँ पे आपको नाम का प्रयोग मिलेगा। और इट की जगह आप किसी एनिमल का ना एनिमल हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, या एनिमल होगा तब हम इट यूज़ करते हैं। और या फिर जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, वस्तु के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ये बात मैंने आपसे कही थी, और मैंने आपको ये समझाया था कि जो वर्ब्स एंड होती हों ओ से, एस से, एक्स से, एसएस से, सीएच से, एसएच से, इनके साथ आप ईएस लगाते हैं जब आप ही, शी, इट की बात कर रहे हो, किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हो। और बाकी के सबके साथ एस लगता है, लेकिन एस किसके साथ लगना है? एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, जब हम ही, शी, इट के बारे में बात करें तब ये लगता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं। मैंने इट के बारे में आपसे बात की, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इट की जगह पे जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स का, किसी वस्तु का यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आपने सब इंस्पेक्टर बनना हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना हो, एक बीएसएफ में जाना हो, सीएफ के अंदर जाना हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी ऑफिसर लेवल का क्रैक करना हो, तो आपको इंग्लिश का पोर्शन आता ही आता है। उसके अंदर एरर्स आते हैं, तो आप वहाँ से फाइंड करते हैं और सही को टिक लगाते हैं 4 में से। ठीक है? तो पहले ये मैं आपको एक्सरसाइज ले रहा हूँ, तो पहले ये ऑप्शंस हैं, आपने इसे देखना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है। ये बेस्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर ही है। ठीक है जी। तो पहली जो मेरा सेंटेंस है वो ये है, बसेस आर रनिंग ऑन दिस रोड एवरी आवर। बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। Buses have run on this road every hour. Bus runs on this road every hour. ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, और नीचे आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, जिसके अंदर लिखा है कि ओनली टू की सेकंड ऑप्शन ही सही है। उसके बाद लिखा है 1 एंड 2 की पहली और सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद लिखा हुआ है 1 एंड 4, यानी पहली ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये सही है। और साथ में लिखा हुआ है सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सेकंड वाला सेंटेंस और थर्ड वाला सेंटेंस ये सही है, बाकी गलत है। ठीक है। तो 4 नीचे ऑप्शंस दी हुई है, उसमें से एक ऑप्शन सही है। हम सेंटेंसेस को पहले देख लेते हैं। बसेस हैं, जब ये कंपटीशन हमें बताता है कि हमारा एक लेवल कहाँ तक है, और इतने लोग आए होते हैं एक जॉब के लिए, तो उन सबको एलिमिनेट करना होता है। जब हम बेसिक नॉलेज लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हम सक्सेस नहीं हो पाते। यहाँ पे लिखा है बसेस आर रनिंग ऑन दिस रोड एवरी आवर। तो जब आप इसको देखेंगे तो बसेस है, एक से ज़्यादा है, आर भी लगा हुआ है, आर के साथ आईएनजी भी लगा हुआ है, और बाकी का सेंटेंस है। तो ये बन जाता है कि बसेस हर घंटे यहाँ से चल रही हैं। ठीक है ना? हर एक घंटे यहाँ से चल रही, ये बन जाता है। तो दूसरा सेंटेंस है बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। बसेस हैं, रन लगा हुआ है, और ऑन दिस रोड एवरी आवर, ये सेंटेंस है कि बसेस यहाँ से गुजरती हैं हर घंटे। बसेस हैव है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है बस, तो हैव लगा हुआ है। रन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है जी। ऑन दिस रोड एवरी आवर की यहाँ से गुजरती हैं या गुजर चुकी हैं हर घंटे
गुजर चुकी हैं, ऐसे सेंटेंस है। बस रन्स ऑन दिस रोड एवरी आवर, ये लास्ट आपकी ऑप्शन है। तो पहली ऑप्शन है कि ओनली टू, कहता है कि पहला ही सही। तो पहले हम देख लेते हैं कोई पहली ऑप्शन, बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। मैंने आपको पिछले इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट पढ़ाते समय ये बताया था कि भाई जब एक से ज़्यादा हों, ठीक ना, जैसे वी हैं, दे हैं, ठीक है ना, जब जैसे यहाँ पे वस्तु है बस और एक से ज़्यादा हों, तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है रन, उसके साथ एस नहीं लगाया, तो ये वाक्य सही है। जहाँ पे मैंने कहा था कि कंटिन्यूटी रेगुलर हो, एवरी डे, डेली, है ना, ये एवरी आवर लिखा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखते हैं, तो ये सही है। ठीक है, ऊपर वाला देखते हैं, बसेस आर रनिंग, ठीक है ना, तो दिखने में ये भी सही लगता है, लेकिन जहाँ पे एवरी है ना, एवरी आवर्स, वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि हमने इसके अंदर नहीं इसे करना। ये एक रूटीन है, एक लगातारता है, जो काम रूटीन में हो तो हम सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही लिखते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा है बसेस हैव रन ऑन दिस रोड, अगेन मैंने वही अभी आपसे ये कहा है कि जब हम एवरी का यूज़ करें, डेली का यूज़ करें, रूटीन हो, तो उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखते हो, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा है बस रन्स ऑन दिस रोड एवरी आवर, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन टू और ऑप्शन फोर सही है। ऑप्शन फोर कैसे सही है, यहाँ पे बस एक है, जब एक हो, सिंगुलर हो, तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, यहाँ पे एस लगाया हुआ है। और सेकंड जो ऑप्शन है जहाँ पे बसेस लिखा हुआ है, सिर्फ रन लिखा है, एस नहीं लगाया, क्योंकि बसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम एस नहीं लगाते जब एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये इट का ही प्रेजेंट कर रहा है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इट के जगह पे ये वस्तु का नाम आ गया। तो अभी आपने देखा कि जो ये सेंटेंसेस हमें मिले हुए थे एक्सरसाइज के 1 2 3 4, इसमें से सेंटेंस 2 और 4 ये सही है। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया है कि क्यों सही है, होप सो आपको समझ में आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द लास्ट बस नॉर्मली लीव्स एट मिडनाइट। ठीक है, नॉर्मली मिडनाइट के अंदर लास्ट बस निकल जाती है। ठीक है जी, तो ये भी एक रूटीन है, कंटिन्यूटी है, लगातारता इसके अंदर बनी हुई है। तो अब ऑप्शन सेंटेंस देखते हैं, द लास्ट बस नॉर्मली लीव्स एट मिडनाइट, द लास्ट बस नॉर्मली लीव एट मिडनाइट, द लास्ट बस नॉर्मली लेफ्ट एट मिडनाइट। ठीक है, तो ये खुद हमने पहचानना है इनसे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा करके। तो पहले में है द लास्ट बस नॉर्मली लीव्स, आखिरी बस, एक बस की बात हो रही है, तो लीव्स यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सेकंड में लीव्स नहीं लगाया जो कि गलत है, क्योंकि एक बस की बात है, तो फिर वहां पे लीव्स लगाना था, जो पहली ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इट इज लुकिंग दैट इट मे रेन, इट लुक्ड दैट इट मे रेन, इट लुक्स दैट इट मे रेन। तो यहाँ पे लुक का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे लुक का सेंस बनता है लगता है, ऐसा लगता है। इट सीम्स, सीम्स मतलब ऐसा लगना, ये लुक बिल्कुल वही सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे सही है। इट लुक्स दैट इट मे रेन, ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। ठीक है ना, ऐसा लगा नहीं है, इट लुक्ड, ऐसा लगा कि दैट इट मे रेन, कि शायद आज बारिश, ऐसा लगा कि शायद आज बारिश होगी, ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि शायद आज बारिश होगी, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, शी हैड ब्रश हर टीथ एवरी नाइट, एवरी नाइट आ गया, हर रात करती है, ये रूटीन है, हैबिट है, ये मान के चलिए। शी इज ब्रशिंग हर टीथ एवरी नाइट, वो हर रात ब्रश कर रही है, सेंस ही नहीं बनती। शी ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट, वो हर रात ब्रश करती है, ये सही है। तो थर्ड जो ऑप्शन है इसकी, ये बिल्कुल सही है, शी ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट। सिंगल है एस, ही शी के साथ मैंने कहा था कि एस और ई एस लगता है, तो ब्रशेज है, जो वर्ब है एस एच से खत्म हो रही है, तो उसके पीछे ई एस लग गया है, तो लास्ट ऑप्शन आपकी सही है, हर रात ब्रश करती है, ता ते ती का भाव यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, द बैंक फिलिंग द ब्लैंक्स है एट 10 AM, तो आपने भरना है इसके अंदर ओपन्ड, हैव ओपन्ड, ओपन्स, ऑल ऑफ दीज।
ये ऑप्शंस है, ठीक है जी। इनमें से आपको सही चुननी है, या तो सारी सही है, ठीक है जी, या इनमें से कोई एक सही है। अगर आप इसे देखें ना तो ये सारे के सारे ऑप्शंस सही हैं। क्या जी, सारे ऑप्शंस सही हैं। अगर आप इसमें ऑप्शंस फिट करेंगे ना तो आपको सही सेंस मिल जाएगी। लेकिन वो आपसे सही नहीं पूछेगा, मतलब गलत नहीं पूछेगा कि इसमें से गलत कौन सा सही कौन सा है। वो आपसे पूछेगा कि इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है। इसमें से सबसे ऑप्शन एप्रोप्रिएट कौन सी ऑप्शन है। अगर आप ये लें कि द बैंक ओपनड एट 10 AM, ये बनता है कि बैंक 10 बजे ओपन हुई थी, तो उसमें गलत क्या, ग्रामेटिकली सही बात। द बैंक हैव ओपनड एट 10 AM, यानी कि बैंक 10 बजे ओपन हो गई। वो ओपन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है जी, जो पहला हमने लगाया था पहली ऑप्शन। उसके बाद है द बैंक ओपन्स एट 10 AM, तो ये भी ऑप्शन सही है। और ऑल ऑफ दीज आप तीनों को टिक लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। लेकिन वो सही नहीं आपसे पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, ठीक है। तो बैंक 10 बजे खुलना एक रूटीन है, ये रोज 10 बजे खुलती है, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। गलत कोई नहीं कह रहा है आपसे, आपसे अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, ठीक है जी। तो बेस्ट 10 बजे खुलती है, ये बात बिल्कुल सही है, पर ये रूटीन है। ओपन हुई थी ये भी ठीक है, ओपन हो गई ये भी ठीक है, बट इसमें जो एग्जैक्ट बनता है वो बनता है ओपन्स। ये प्रिसाइज है, क्योंकि बैंक का ये रूटीन है इसने टाइम पे खुलना। तो ये खुद आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कई जगह एवरीडे, डेली, ये सब रेगुलरली ऐसे नहीं दिए जाते, ठीक है जी। तीसरा, वाटर फिंग द ब्लैंक से एट 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसके अंदर वाटर बॉइल्ड लिख देंगे ना, ये भी सही है कि बॉइल्ड हुआ, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर। इज बॉइलिंग, ये भी सही है कि वाटर 100 सेल्सियस डिग्री पे मतलब बॉइल हो रहा है, ये सही है। लेकिन फिर वही बात, इसमें से अप्रोप्रिएट आपसे पूछेगा, ठीक है। इस हिसाब से जैसे आपका कम नॉलेज होगी इसकी, तो फिर आप ऑल लिख देंगे कि सारे के सारे ऑल दीज, मतलब ये तीनों को तीनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बॉयल्स बनता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली फैक्ट है, ठीक है। शी, यहाँ पे तक पता चल गया जहाँ पे लिखा हुआ एवरी मॉर्निंग है ना, शी टेक्स, क्योंकि शी है और यहाँ पे टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ऐसे लगेगा उसके साथ। बस एट 9 AM एवरी डे फॉर हर ऑफिस। तो एवरी डे से क्लियर कट पता चल जाता है कि ये एक रूटीन है और सिर्फ जाना पड़ता है, बस लेनी पड़ती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के अंदर आएगा। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वो वर्ड्स लिए हैं जो इट की जगह पे यूज होते हों, ठीक है जी। तो मैंने वस्तु के यहाँ पे नाम ज़्यादा लिए हुए हैं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी बन सके। अब बात करते हैं कि आपकी बुक के अंदर ये किस तरीके से टेंस दिखता है, रिप्रेजेंट होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने ज्योग्राफी की बुक पढ़ी थी, पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें से ये कुछ आपके स्टेटमेंट्स ये उठा ली वहाँ से जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस उन्होंने यूज़ किया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द लैंड फॉर्म्स रिप्रेजेंट्स द रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ। रिलीज रिलीफ फीचर उच्चावच को कहते हैं, जहाँ के पहाड़, खाइयाँ, ठीक है, प्लेन्स, ये जो बनते हैं ना लैंड फीचर्स बनते हैं, ठीक है ना, इन्हें रिलीफ्स कहते हैं, उच्चावच। चलिए, ज्योग्राफी पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, तो यहाँ पे लैंड फॉर्म्स लिखा हुआ है, एस है, यानी एक से ज्यादा है, तो आगे रिप्रेजेंट आया, इसके साथ एस नहीं लगा हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा होंगे तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है, तो लिखा लैंड रिप्रेजेंट द रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ। आगे देखते हैं, the Earth releases its energy through tectonic activity, earthquake and volcanoes। अर्थ के बारे में बात हो रही है, अकेली है, तो वहां पे रिलीजेस एस की वजह लगे ना, रिलीज के साथ ई एस लग गया, रिलीजेस, ठीक है। अर्थ रिलीजेस, ई एस नहीं, एस ही लगा है, ठीक है। तो द अर्थ रिलीज इट्स एनर्जी थ्रू टेक्टोनिक एक्टिविटी, earthquake एंड वॉल्केनिज्म। तो ये कह रहा है कि अर्थ है, एक सिंगल है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, रिलीज के साथ। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इमीडिएट आ गई है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो करती है, अर्थ क्या है कि अपनी एनर्जी रिलीज करती है बाय अर्थ क्विक और ज्वालामुखी वैल्कोनो से, मतलब रिलीज करती है, ठीक है जी। आगे, ड्यू टू टेंशनल फोर्स
क्रैक्स और फॉल्ट। और का मतलब होता है यहाँ क्रैक्स कह लो, यहाँ से फॉल्ट कह लो, दोनों में से कोई एक, ठीक है, एंड नहीं है ये, ठीक है, इनमें से एक, चाहे उसे क्रैक कर लीजिए चाहे फॉल्ट कर लीजिए। अकर ऑन द अर्थ क्रस्ट इन बिटवीन सब्सिडाइज टू फॉर्म अ रिफ्ट वैली। अब यहाँ पे देखिए क्रैक्स आ गए या फॉल्ट्स कह लीजिए, इसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे अक्कर आ गया, तो एक से ज्यादा है तो अक्कर आ गया। अगर क्रैक अकेला होता या फॉल्ट अकेला होता तो यहाँ पे अकर्स आता, ठीक है। आगे देखिए, इफ अ ब्लॉक राइजेस इट फॉर्म अ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, इसके बारे में अभी एक मिनट में बात करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। If a body moves in a circular path and covers equal distance in equal interval of a time, the speed is uniform. ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे 2 मिनट इसलिए रोका आपको क्योंकि ये कंडीशनल आ गए, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ अ ब्लॉक राइज, अगर ब्लॉक राइज होता है, इट फॉर्म्स अ ब्लॉक माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन फॉर्म करता है, ठीक है। अगर ब्लॉक राइज होगा तो फॉर्म करेगा ब्लॉक माउंटेन्स को। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगी एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, और इक्वल डिस्टेंस कवर करती है एक ही इक्वल इंटरवल के अंदर, द स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो स्पीड उसे यूनिफॉर्म माना जाएगा। अभी इन चीजों को 2 मिनट समझते हैं कि चक्कर क्या है। देखिए कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों ही क्लॉज, इफ अ ब्लॉक राइज कॉमा इट फॉर्म्स अ ब्लॉक माउंटेन, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ इंटरवल कॉमा द स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड के साथ लगा करके यहाँ पे एक से ज्यादा क्लॉज यूज किए हुए हैं, ठीक है जी। अब क्लॉज को हमने देख लिया, अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब ऐसा होता है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जहाँ पे जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स हों, ये फैक्ट है कि अगर ब्लॉक राइज होता है तो क्या होगा कि जो ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्ड होंगे। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल के साथ, तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा। जो जनरल ट्रूथ है और फैक्ट्स हैं उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखते हैं। जैसे कि इफ यू स्पीक अ ट्रूथ, अगर तुम सच बोलोगे, एवरी वन अप्रिशिएट यू, और कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। इफ यू वर्क फॉर 12 आवर्स इन अ डे यू गेट टायर्ड, तो यहाँ पे गेट वर्ब है, टायर्ड एक एडजेक्टिव है, थका होना, ठीक है। तो अगर तुम वर्क करते हो 12 घंटे तो तुम थक जाओगे। ये फैक्ट्स है, जनरल ट्रूथ है, यानी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। जहां पर पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है होने की कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा, ठीक है जी। एक और देख लेते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, अगर तुम मेहनत करोगे तुम सक्सेस हो जाओगे। मैंने ये पिछली बार बताया था कि अगर आप फ्यूचर के अंदर दो आपके मन के अंदर सेंटेंस आ रहे हैं तो एक सिंपल प्रेजेंट के अंदर लिखेंगे, इफ वाला साथ में लेगा। ये भी वही चीज है, बस आपने अंडरस्टैंडिंग ही इसके साथ में बढ़ानी है कि अगर कोई चीज की पॉसिबिलिटी है, होना ही होना ना कि ये करोगे और वो हो जाएगा, तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखते हो, ठीक है जी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये दोनों आपको ये समझ में आ गए होंगे कि कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम दो क्लॉजेस को लिखते हैं जहां पर ये हो कि जो दूसरा वाला है उसका साथ होने के कारण दूसरा घटित जरूर होगा। जो जनरल ट्रुथ हो, फैक्ट हो, तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंस को लिखते हैं। इफ अ ब्लॉक राइज, अगर ब्लॉक राइज करेगा, इट फॉर्म अ ब्लॉक माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन फॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे बॉडी मूव करेगी तो वो इक्वल डिस्टेंस है तो उसे यूनिफॉर्म स्टील कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपने ये देखा कि किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, किस तरीके से आपकी बुक के अंदर यूज होते हैं, लेकिन ये मैं पूरा कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी है, तो एक वीडियो हम और बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपकी बुक के अंदर किस तरह से ये पूरा पूरा ये सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है उसके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा मुझे ये बताना था आपको कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे यूज होते हैं। तो आपने ये देखा कि जहाँ पर ये चीज़ हो
कि एक जनरल ट्रुथ हो और एक फैक्ट हो, तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लिखते हैं। दोनों ही क्लाउजेस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आप लिखते हैं। इनके ऊपर थोड़ा आप जब बुक पढ़ेंगे तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको जब पढ़ेंगे तो आपको और भी परेशानी उसके अंदर रहेंगे, लेकिन आप जैसे मेरे लेक्चर अटेंड करते जाएंगे तो आपको परेशानियां कम होती जाएंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ और बात करेंगे कैसे आपकी बुक्स के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है, और देखेंगे और उसके बारे में और समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।